हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर टू एच स्टडी। मेरा नाम है सुमित कुमार। आज का सेशन आप लोगों का है हिंदी पार्ट वन, यानी हिंदी का जो पहला भाग है उसमें से आप लोगों को 50 नंबर का आप लोगों का हिंदी पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को एक टॉपिक आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। ये आप लोग के लिए इसको ठीक से पढ़िएगा। जीत जीत में मैं निरखत हूँ, इसको निखरत हूँ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका नाम है जीत जीत में मैं निरखत हूँ। तो चलिए, जो ये टॉपिक है, सॉरी, जो मतलब ये जो चैप्टर आप लोग को जो यदि जो आप लोग को बुक में दिया गया आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ये चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मैट्रिक एग्जाम 2025 में, क्योंकि इससे इसमें लगभग जितने साल से भी इसमें देखा हूँ सब साल में लगभग 2020 के बाद से लगातार इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। तो जो है आपको बताना चाह रहे हैं कि चलिए, सबसे पहले जो इसके बारे में आप लोगों ने जो स्टडी किया होगा, आप लोगों ने इसके बारे में जो पढ़ा होगा, आप लोग जो इसके बारे में जो पढ़ लिए होंगे, तो आप लोगों के लिए जो इसका आंसर क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मेरा काम है आप लोगों को आंसर क्वेश्चन करवा देना। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, जो पढ़े हैं वो भी, जो नहीं पढ़े हैं वो आप लोग इस वीडियो को देखिए अच्छे से। चलिए, इसका है लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज जी का क्या संबंध है। इसमें कहा जा रहा है कि लखनऊ और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज का क्या संबंध है। तो इसका आंसर होता है पहले कि पंडित जो बिरजू महाराज जी हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वह लखनऊ में हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं इंस्टीट्यूट में, किसी इंस्टीट्यूट में, या खुद से अपने बुक रीडिंग किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि बिरजू महाराज जी का जन्म जो हुआ था लखनऊ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हुआ करती है। उसके बाद और कथक नृत्य का एक प्रमुख केंद्र है, मतलब जो कथक नृत्य है उसका जो प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, सॉरी, लखनऊ है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में है। रामपुर से उनका एक गहरा संबंध है, क्योंकि वे काफ़ी समय वहाँ तक रहे और उनकी बहनों का भी जन्म भी रामपुर में ही हुआ था। उसके बाद रामपुर में उन्हें अपने एक रामपुर में ही उन्होंने अपने नृत्य के कौशल को निखारा और नवाब के दरबार में प्रदर्शन भी किया। नवाब के दरबार में जो पहले यह नाचने का काम करते थे, नृत्य कला जो दिखाते थे, तो अपने जो कौशल का प्रतिभा है उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, सॉरी, उत्तर प्रदेश की राजधानी मतलब जो रामपुर में ही किया उन्होंने। रामपुर के नवाब के यहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो नौकरी छूटने के बाद इनके पिताजी ने प्रसाद चढ़ाया था हनुमान जी को, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए, इसके बारे में जो है आप लोगों को आगे जो है इतना काफ़ी आप लोगों को लिख दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या आपको जो है इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो वहाँ से फटाफट जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद चलिए, एक है रामपुर के नवाब के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। रामपुर के नवाब के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को क्यों प्रसाद क्यों चढ़ाया। तो चलिए, इसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया क्योंकि क्योंकि जब नौकरी करते थी चढ़ाया गया, क्योंकि जब यह नौकरी परिवार के एक लिए बोझ थी, मतलब जो ये नौकरी थी ये परिवार के लिए एक बोझ थी। अब आपको समझाते हैं कि नौकरी परिवार के लिए बोझ थी कैसे। जो है ना, पंडित बिरजू महाराज जब 6 साल की उम्र में ही नवाब के यहाँ नाचते थे। आपको इससे पहले जो इस तो क्वेश्चन था आपको बताए थे कि पंडित बिरजू महाराज जो 6 साल की उम्र में ही अपना रामपुर के नवाब के यहाँ नाचते थे। तो उसके बाद उसकी माँ को बहुत परेशानी थी, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान थी और पिता भी बहुत परेशान थे। उनके पिताजी हनुमान जी से नौकरी छूटने की प्रार्थना करते थे, क्योंकि जब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब पंडित बिरजू महाराज जब 6 साल की आयु में थे, मतलब जिनकी उम्र 6 साल थी, तो वह लखनऊ के नवाब यानी सॉरी रामपुर के नवाब के यहाँ जो है नौकरी करते थे, यानी नाचने का जो कला है वो अपने दिखाते थे। जब नौकरी छूट तो उनके पिताजी बहुत परेशान थे, कभी मतलब देर रात को जब भी वहाँ के नवाब को उनकी ज़रूरत पड़ती, तो रात हो दिन हो या आंधी तूफान जब भी हो, तो वो उनको बुलावा भेज करके उन्हें बुला लेते थे, जिसके से उनके परिवार में परिवार बहुत परेशान था। खास करके माता पिता को बहुत चिंता बना रहता था, जिस कारण से उनके पिताजी ने हनुमान जी को प्रसाद माना कि अगर रामपुर के नवाब के यहाँ से अगर नौकरी छूट जाती है तो मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो इसलिए जब वहाँ से रामपुर के नवाब के यहाँ से जब नौकरी छूटी, तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ने हनुमान जी के गांव के हनुमान जी के मंदिर थी वहाँ पर जाकर के प्रसाद चढ़ाया। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा।
तो चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहले पहल पंडित बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है। तो आप लोग ने जो इसको स्टडी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पंडित बिरजू महाराज जी जो थे तो सबसे पहले कथक नृत्य जो है उसके कला के लिए निपुण माने जाते हैं। तो जो पंडित बिरजू महाराज जी है तो सबसे पहले जब वह पहले पहल जब संस्था से जुड़े थे तो किनके संपर्क में आए थे, जब पंडित बिरजू महाराज जी अपने औपचारिक नृत्य और शिक्षा दिल्ली में निर्मला जी के साथ स्कूल हिंदुस्तान डांस म्यूजियम से शुरू की। जो जो पंडित बिरजू महाराज जी अपनी औपचारिक नृत्य शिक्षा दिल्ली में निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तान डांस म्यूजियम से शुरू की। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तान डांस म्यूजियम, एक क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वो किस संस्था से जुड़े थे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एक हिंदुस्तान डांस म्यूजियम, एक और 2-4 ऑप्शन आपको दे देगा जिसमें से किसी एक विकल्प को आपको चुनना रहेगा। तो ये है आपका जो राइट आंसर है। पंडित बिरजू महाराज जी जो थे तो वो हिंदुस्तान डांस म्यूजियम से संस्था से जुड़े थे। यह संस्था उनके नृत्य कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण साबित हुई। पंडित बिरजू महाराज जी जो थे उनके ये संस्था से जुड़े थे हिंदुस्तान डांस म्यूजियम। जो उनके महत्वपूर्ण जो संस्था से जुड़े थे उनके जो कौशल को और निखारने का महत्वपूर्ण साबित हुई। और वहाँ उनके कपिला और वात्स्यायन और लीला और कृपलानी जैसे प्रसिद्ध हस्तियों के साथ काम करने का अवसर मिला, जिन्होंने उन्हें कलात्मक और विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी उनके कलात्मक और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए ये आपका ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग आशा करते हैं कि जब क्वेश्चन है दूसरा नंबर ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में 90% चांस रहता है कि ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे। तो फिलहाल जैसे है आप लोग वैसे ही ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आप ज़्यादा जो पढ़ लिए हैं एक्स्ट्रा करने का कुछ प्रयास ना करें। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट है, जो आप लोग पढ़े हैं वही क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि विशेष ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा आप लोग एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। एक्स्ट्रा मेहनत आप उस सब्जेक्ट पर कीजिए जो कि आप अच्छे से जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जान रहे हैं, जो चैप्टर आप अच्छे से पढ़े हैं उस चैप्टर के बारे में आप अच्छे से जानिए। अभी आपको एग्जाम में अभी काफ़ी समय है, तो फिलहाल आप लोगों को हड़बड़ाना नहीं है। आप लोग को जितना हो सके मैं उतना सेशन आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किनके साथ नाचते हुए पंडित जो बिरजू महाराज है उनको पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो किनके साथ नाचते हुए उनको प्रथम बार पुरस्कार मिला था। तो चलिए जो उत्तर में आपको ये लिख देना है इनके बारे में। पंडित बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार कोलकाता में अब कोलकाता से जाना जाता है मिला, प्रथम कोलकाता में मिला था। और इस प्रदर्शन में उन्होंने अपने चाचा शंभू महाराज, उनके पिताजी यानी उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज और पिताजी के नाम था अच्छन महाराज। अच्छन महाराज उसका नाम था पिताजी के, और साथ नृत्य किया था। उनके गुरु भी थे चाचा शंभू महाराज और पिता अच्छन महाराज। यह पुरस्कार उन्होंने परिवार की नृत्य परंपरा को बिरजू महाराज की प्रतिभा और का प्रमाण था, जो उनके भविष्य की सफलता का संकेत था। जो आपको एक बार फिर से इसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, जो पंडित बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार कलकत्ता में मिला था। इस प्रदर्शन से उन्हें अपने चाचा शंभू महाराज और अपने पिताजी के साथ नृत्य किया था, और यह पुरस्कार उन्हें उनके परिवार की नृत्य परंपरा और बिरजू महाराज की प्रतिभा का प्रमाण था, जो उनके भविष्य की सफलता का संकेत था। यानी जो प्रथम आपको बताना चाह रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज जी जो थे उनके गुरु थे उनके पिताजी और चाचा शंभू महाराज। उनके पिताजी का नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि अभी मैं शायद उनका डाउटफुल है, लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है उनके पिताजी का नाम था अच्छन महाराज, उनके चाचा का नाम था शंभू महाराज, एक नाम था चाचा शंभू महाराज, एक और पता नहीं उनके बारे में अभी मैंने ध्यान नहीं है। उनके बारे में आप लोगों को जो इसके बारे में चर्चा होगी तो उनके बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में बताया जाएगा। उनके 2 चाचा थे और उनके पिताजी के
3 भाई थे। चलिए नेक्स्ट जो वीडियो है आप लोगों को, इसमें उनके चाचा का नाम आपको क्लियर हो जाएगा। हम्म, पंडित बिरजू महाराज जी के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त में परिचय या वर्णन करें। देखिए, पंडित बिरजू महाराज के प्रथम गुरु उनके पिताजी यानी बापू जी थे, और वे कुशल नृतक और शिक्षक थे। उन्होंने बिरजू महाराज की कथक की बारीकियां सिखाई। बापूजी का स्वभाव से शांत और धैर्यवान थे। ये जो थे मतलब पंडित बिरजू महाराज, उनके पिताजी प्रमुख गुरु थे। उनके पिताजी प्रमुख गुरु थे और एक कुशल नृतक थे और शिक्षक भी थे, जिन्होंने बिरजू महाराज की कथक की बारीकियां सिखाई। और बापूजी का स्वभाव से शांत और धैर्यवान थे, जो कि दुख को भी कभी व्यक्त नहीं करते थे। मतलब वो पंडित बिरजू महाराज थे, वो अपने दुख को भी कभी प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने कला से गहरा प्रेम था, अपने उनको जो कला से गहरा प्रेम था वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने कला से जो खुश रहता है वही इंसान जीवन में बहुत आगे जाता है। चलिए, दुर्भाग्य से वह पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गई थी। जब पंडित बिरजू महाराज जी का जब एज था 9.5 साल, तब उनके पिताजी का मृत्यु हो गई थी। ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी कितने साल के थे तब उनके पिताजी का निर्धन हो गया था। तो आपको आंसर मारना है 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी का निर्धन हो गया था। इस छोटी सी अवधि में ही उन्होंने पंडित बिरजू महाराज की नृत्य की मजबूत नींव दी। इस छोटी सी उम्र में ही पंडित बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे वो पंडित बिरजू महाराज को अपने जो नृत्य की काफ़ी गुण सिखाए, जो कि उनके उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। पंडित बिरजू महाराज जी थे। चलिए उनके बारे में कुछ और क्वेश्चन है और कुछ और बातें। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जी जो पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा कैसे और कब शुरू की। देखिए, जब पंडित बिरजू महाराज लगभग 1956 के आसपास रसीम जी को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की थी। जो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे, जो 1956 के आसपास रसीम जी को नृत्य की शिक्षा देनी शुरू की। उस समय महाराज एक ऐसे शिष्य की तलाश में थे। पंडित बिरजू महाराज जी उस समय ऐसे शिष्य की तलाश में थे जो उनकी कला को आगे बढ़ा सके, जो उनकी कला जो है उनको आगे बढ़ाने का जो काम करे, ऐसे शिष्य की तलाश में पंडित बिरजू महाराज जी थे। उसके बाद रसीम जी रसीम जी रसीम जी को उन्होंने अपनी कला का उपयुक्त वाहक समझा और उन्होंने शिक्षा देने का निर्णय लिया। यह पंडित बिरजू महाराज के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां वे अपने कलाकार से गुरु की भूमिका में प्रवेश कर रहे थे। मतलब वो एक ऐसी दौर था पंडित बिरजू महाराज का, जो अपने कला को और आगे बढ़ाने का चाह रहे थे, जो अपने कलाकार से गुरु की भूमिका में प्रवेश कर रहे थे, जो अपने जो नृतक थे उससे अपने गुरु की शिक्षा देने के लिए काम कर रहे थे। पंडित बिरजू महाराज का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए, पंडित बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया और उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। तो पंडित बिरजू महाराज का आपको पता होना चाहिए कि जब किसी के पिताजी का जब देहांत जब कम उम्र में ही हो जाता है तो उनको उनके सबसे बहुत ही दुखी पल वो तब होता है जब वो चलना शुरू करता है। तो पंडित बिरजू महाराज का उम्र काफ़ी छोटा था, लगभग वह 9.5 साल के थे। तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिससे उनके जीवन में काफ़ी काफ़ी सारा दुख का सामना करना पड़ा था। चलिए इसके बारे में आपको कुछ हम और बातें आपको बताते हैं। उत्तर: बिरजू महाराज के जीवन में सबसे बड़ी दुखद समय उनके पिताजी की मृत्यु के समय आया था। उस समय वह केवल 9.5 साल के थे और परिवार की अपनी अधिक स्थिति खराब हो गई थी। 9.5 साल के थे और उनके परिवार की जो पंडित बिरजू महाराज जी थे, जब उनके पिताजी का निर्धन हो गया था, देहांत हो गया था, तो वो 9.5 साल के उस समय थे, जो आपको इससे पहले के जो लेक्चर है इससे पहले के जो टॉपिक है उसमें बताया गया है। तो उस केवल 9.5 साल के थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी।
पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। इस कठिन परिस्थिति में बिरजू महाराज ने 10 दिनों के भीतर 2 नृत्य कार्यक्रम किए और 500 रुपये जुटाए। जो थे पंडित बिरजू महाराज काफ़ी मेहनती थे, वो कठिन परिश्रम करते हुए 10 दिनों के अंदर ही 2 नृत्य कार्यक्रम किए और 500 रुपये जुटाए। इस पैसे से उन्होंने पिताजी का 10वां और 13वां संस्कार किया। 10वां 13वां संस्कार किया। इस घटना से उनके जीवन में कठोर वास्तविकता और कला जो है समर्पण कला के प्रति समर्पण को दर्शाती है। जो पंडित बात है कि जब किसी के जीवन में जीवन में सबसे पहले जो दुख जब एकाएक आता है तो इंसान जो है सो पहले किस तरीका से उस मुसीबत से निकलता है। जैसे कि पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पिताजी के नहीं रहने पर भी कम उम्र में लगभग 9.5 साल की जब हम लोग रहते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर पाते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज ने उस दौर से अपने आप को संभाला और परिवार को आगे बढ़ाया। चलिए पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में कुछ और क्वेश्चन है, पहले बता देते हैं। चलिए शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने का भी चांस रहता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगेगा, क्योंकि एक मछली चैप्टर है, एक आप बहादुर चैप्टर हो गया, एक आपका हो गया नलिन बिलोचन शर्मा जिसका 20 के दांत शायद है चैप्टर। वो आप लोग को जो है ये सब मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन सब है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो खास करके आप लोग जितना लेखक का जो पाठ का लेखक है उस सब का नाम और जन्म स्थान याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम आता है। क्योंकि इस सब के आने का चांस नहीं रहे लेकिन वो एकदम आएगा। तो फिलहाल वो सब आप याद कर लीजिए। देखिए उत्तर में आपको पहले इसमें लिखना है शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, यानी चाचा और गुरु थे। आपको पहले भी इनके बारे में मैंने बता चुका है। बचपन से ही शंभू महाराज ने बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा दी। शंभू महाराज थे वह चाचा थे और नृत्य की शिक्षा पंडित बिरजू महाराज को दी। भारतीय कला केंद्र दोनों एक साथ काम करते थे। भारतीय कला केंद्र में दोनों एक साथ काम करते थे, जहां पंडित बिरजू महाराज ने शंभू महाराज के सहायक के रूप में अपनी कला को निखारा। उसमें शंभू महाराज के मार्गदर्शन से बिरजू महाराज को कलात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इतना आपको उनके बारे में लिख देना है, ज़्यादा विशेष आप लोग को कुछ करना नहीं है। पंडित बिरजू महाराज से यही सब आप लोग को होगा। चलिए सेकेंड नंबर एक और चला जाते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आप लोगों का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को रखा गया है यहाँ पर। देखिए एक और है नौवां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। कलकत्ते के दर्शक ने यानी कोलकाता के दर्शक की प्रशंसा का पंडित बिरजू महाराज के नृत्यक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या क्या लिखना है। देखिए उत्तर में आप लिख देना है कोलकाता में एक सम्मेलन में बिरजू महाराज के प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मतलब जो होते अपने आप को आकर्षित, मतलब जो उन्होंने अपने आप को फैन फॉलोइंग उनका बढ़ गया है, जिससे कि लोग उनको काफ़ी पसंद करने लगे। इस प्रदर्शन को व्यापक सराहना हुई और अखबारों में उनकी चर्चा छा गई। मतलब जो है इस प्रकार के जो इन्होंने सम्मेलन किया था उनमें इनकी चर्चा काफ़ी हुई और अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में इनकी काफ़ी वाहवाही होने लगी। यह घटना उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस घटना से काफ़ी प्रचलित हो गए और इनके जीवन में और आगे उपलब्धियां मिलती गई, जिसके कारण से यह और चर्चे में आ गए। इसके बाद से उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे निरंतर प्रगति करते रहे। मतलब ये जो पंडित बिरजू महाराज जी थे, जिनके जो नृत्य की कला को मतलब कोलकाता के दर्शक ने इनके अपना काफ़ी जो थे इनको चर्चा में आ गए और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करने लगे, इनकी प्रगति निरंतर आगे बढ़ती गई। तो आपको इतना उनके बारे में लिख देना है। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग को ये कहानी सिर्फ इनके बारे में सुनना है, दूसरा कुछ नहीं। संगीत भारती में पंडित बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। जो संगीत भारती थे उनकी पंडित बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो उत्तर में आपको इतना लिख देना है, संगीत भारती में बिरजू महाराज 250 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य करते थे और वे
दरियागंज में रहते थे और प्रतिदिन वह बस नंबर 5 और बस नंबर 9 से संगीत भारती पहुंचते थे। हालांकि वह वहाँ का उन प्रदर्शन की प्राप्ति सॉरी वहाँ हालांकि वहाँ उन्हें प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। मतलब वहाँ पर जो गए तो वहाँ पर जो प्रदर्शन का थे पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे। अतः इस स्थिति में वह निराश होकर के वह अपनी नौकरी को छोड़ दी। तो पंडित बिरजू महाराज की संगीत भारती में पंडित बिरजू महाराज की संगीत भारती में दिनचर्या यह थी कि वह संगीत भारती में 250 रुपये के मासिक वेतन पर काम करते थे। वह दरियागंज में रहते थे। वह प्रतिदिन बस नंबर 5 और बस नंबर 9 से ये भी आपको रहेगा कि संगीत भारती पंडित बिरजू महाराज किस नंबर के बस से पहुंचते थे। बस नंबर 5 और बस नंबर 9 से वह संगीत भारती पहुंचते थे। हालांकि वहाँ का प्रदर्शन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे। अतः इस स्थिति में निराश होकर के उन्होंने नौकरी को छोड़ दी। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कौन 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 सा वाद्य बजाते थे। एक क्वेश्चन है तो पंडित बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य को बजाते थे। तो चलिए सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज जो कौन कौन सा वाद्य बजाते हैं उनके बारे में आपको कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हैं। देखिए पंडित बिरजू महाराज की कई वाद्य यंत्र को निपुण थे। कई वाद्य जो यंत्र से बजाने में निपुण थे और वे सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला, सारोद बजाने में दक्ष थे। दक्ष के मतलब बांसुरी, तबला, सरोद बजाने में दक्ष थे और यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रमाण है। बहुमुखी जो प्रतिभा का प्रमाण होता है। जो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वो मतलब वो कौन कौन से वाद्य बजाते थे, वह बहुत अनेक प्रकार के वाद्य बजाते थे। वे सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र है सभी को बजाने में निपुण थे। तो चलिए पंडित बिरजू महाराज के लिए जो इतना था वो अभी तक कंप्लीट है। चलिए जो इसके आगे का जो है वो क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। पंडित बिरजू महाराज जी जो थे अपने विवाह के बारे में पंडित बिरजू महाराज जी क्या बताना चाह रहे थे, क्या बताते थे अपने। जब उनके अम्मा जी जो उनके माता जी जब उनके विवाह के बारे में जब पूछती थी तो पंडित बिरजू महाराज जी का क्या उस पर जवाब हुआ करता था। तो पंडित बिरजू महाराज जी उत्तर में आपको इतना लिख देना है, पंडित बिरजू महाराज का विवाह 18 वर्ष की आयु में हुआ, जिसे वो अपनी गलती मानते थे। जब किसी का जब शादी उसके एज कम उम्र में ही हो जाए, जब वो अपने पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा नहीं हो पाए, जब उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, एक नहीं मतलब दो व्यक्ति हो जाते हैं, तब उनके जीवन में जो परेशानी उत्पन्न होती है, जो शादी करता है वही उनको समझ पाता है। तो इसके बारे में आपको यह लिख देना है कि जो अपनी गलती मानते थे। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद माँ ने घबरा करके जल्दी से शादी करवा दी और महाराज मानते थे कि इतनी कम उम्र में विवाह ने उनके करियर को प्रभावित किया है और उन्हें नौकरी करने में मजबूर किया है। जिससे कि पंडित बिरजू महाराज की पंडित पिताजी की मृत्यु के बाद उनके माँ घबरा करके जल्दी से उनकी शादी करवा दी गई। उसके महाराज जी मानते थे कि इतनी कम उम्र में विवाह से उनकी करियर को प्रभावित किया और उन्हें नौकरी करने पर मजबूर किया। पंडित बिरजू महाराज ने अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। पंडित बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय है, इसके उत्तर में लिख दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज अपने शिष्यों पर गर्व करते हैं, अपने शिष्य जो है उस पर गर्व करते हैं, गर्व होना भी चाहिए। उन्होंने रसीम वाजपेयी को शाश्वती को उपाधि दी, शाश्वती की उपाधि दी, शाश्वती की उपाधि दी। उसके बाद अन्य प्रमुख शिष्यों में बैरोनिक फिल्स, मैकलिन टॉक, तीरथ प्राप्त, प्रदीप्त और दुर्गा शामिल थे। जैसे कि आपको इनके बारे में बताना चाह रहे हैं। ये जो थे पंडित बिरजू महाराज के जो शिष्य थे उन्हें अन्य प्रमुख शिष्यों में उनके अन्य प्रमुख शिष्यों में बैरोनिक फिल्प, मैकलिन टॉक, तीर्थ
प्रताप, प्रदीप और दुर्गा शामिल थे। महाराज अपने शिष्यों की प्रगति और उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण की सराहना करते थे। पंडित बिरजू महाराज जी तो अपने जो शिष्य थे, शिष्य की प्रगति और उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण की सराहना करते थे। एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। अब आपका जो इसका जो व्याख्या है, मतलब नीचे वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, जो इसमें शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन आपका सब खत्म हो गया, उनके बारे में कुछ डिटेल में बातें अब आपको यहाँ से बताया जाएगा। जो यहाँ पर थे, 500 रुपये दे करके मैंने डंडा बनवाया था, ये क्या है? व्याख्या। इसका व्याख्या इस प्रकार है कि जब यह कथन पंडित बिरजू महाराज द्वारा अपने शिष्य के संबंध में वर्णन करता है। पंडित बिरजू महाराज के पिता उनके प्रथम गुरु थे और गुरु दक्षिणा में उन्हें 500 रुपया देकर 500 रुपया मांगे। यह राशि बिरजू महाराज ने 2 प्रदर्शनों की अर्जित की। चलिए इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में बताते हैं। जो पंडित जी थे बिरजू महाराज जी, व्याख्या। यह कथन बिरजू महाराज द्वारा अपने शिष्य संबंध में वर्णन करता है। पंडित बिरजू महाराज के पिता जो उनके प्रथम गुरु थे, गुरु दक्षिणा में उन्होंने 500 रुपया मांगे। यह राशि बिरजू महाराज ने 2 प्रदर्शनों से अर्जित की, मतलब 2 कोई प्रदर्शन किया था उसमें अर्जित की। डंडा बांधना एक परंपरा और रीति है जो शिष्य के गुरु के प्रति समर्पित करता है। डंडा बंधवाना एक ऐसा डंडा बनवाना एक ऐसा परंपरा है जो अपने गुरु को अपने शिष्य को बनाते समय, गुरु है अपना शिष्य को अपने शिष्य बनाते समय जो समर्पित होता है, वह उसी को डंडा बंधाना कहते हैं। जो कि अपने पिताजी से 500 रुपया दे करके पंडित बिरजू महाराज ने डंडा बनवाया, यानी शिष्यता प्राप्त की। जो पहले के समय में शिष्यता प्राप्त करना मतलब डंडा बनवाने के रूप में ही कहा जाता था, जिसे कि साफ साफ वर्णन किया गया है इसमें। इस घटना ने गुरु शिष्य की परंपरा की पवित्रता और महत्व का पता चलता है, और यह दर्शाता कि कला की शिक्षा की पारिवारिक संबंधों से ऊपर गुरु शिष्य का संबंध होता है। चलिए आपको इसके बारे में कुछ आप समझ नहीं आया तो आप लोग बताते हैं। यह दर्शाता है कि कला की शिक्षा में पारिवारिक संबंधों से ऊपर से गुरु और शिष्य का संबंध होता है। जो पारिवारिक जो संबंध होता है उससे ऊपर जो होता है गुरु और शिष्य का संबंध होता है। यही पंडित बिरजू महाराज ने इस पिताजी के साथ जो शिष्यता प्राप्त की थी, पिताजी को अपना गुरु माना था। इसमें पारिवारिक संबंधों को एक अलग साइड करके अपने गुरु और शिष्य के धर्म को संबंधित किया था। अब इसका जो ख नंबर है, इसमें चलिए सबसे पहले आपको ख नंबर में बताते हैं आपको हम। ख नंबर में, मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए ये रखना है और उसको सिखाना है। देखिए, चाहे सब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी के बारे में इसमें लिखाया गया है। सर जो व्याख्या, यह कथन पंडित बिरजू महाराज की शिक्षा नीति और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। वो अपनी सभी शिष्यों को चाहे वो उनके बेटे हो या कोई और अन्य, समान रूप से सभी को ईमानदारी से सिखाते थे। चुराना शब्द का प्रयोग यहाँ कला और तकनीक को छिपाने या रोक कर रखने का संदर्भ में किया गया है। पंडित महाराज को मानना था कि कला सबके लिए समान रूप से उपलब्धि होनी चाहिए। यह शिक्षा यह उनकी निष्ठा और उदारता है और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज जी थे उनके बारे में आप लोग कुछ और बताते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज अपने शिक्षा नीति और नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। वे अपने सभी शिष्यों को, चाहे उनके बेटा है या चाहे कोई अन्य, सभी को समान रूप से ईमानदारी पूर्वक सिखाते थे। चुराना शब्द का प्रयोग किया गया है कला और तकनीक को छिपाने या रोकने कर रखने के संदर्भ में किया गया है।
महाराज का मानना था कि कला सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनकी निष्ठमता और उदारता और कला के प्रति समर्पण को दर्शाता है। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ। और उस नाचने वाले का व्याख्या इस प्रकार है कि यह कथन पंडित बिरजू महाराज की विनम्रता और कला के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रकट करता है। और वे स्वयं को नृत्य के केवल एक माध्यम मानते हैं। उस नाचने वाले का तात्पर्य यह नृत्य को कला से है। उस नाचने वाले से तात्पर्य नृत्य की कला से है। उस नाचने वाले से तात्पर्य नृत्य की कला से है, जिसे वे सर्वोच्च मानते थे। महाराज का मानना था कि लोग अपनी कला से प्रेम करते हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से। यह दृष्टिकोण उनकी कला को प्रति गहन समर्पित और अहंकार से मुक्त होने के संभावनाओं को दर्शाती है। वे मानते कि कलाकार से बड़ी कला होती है। इसके बारे में एक बार और आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग कमेंट करके मुझसे या इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं। यह कथन बिरजू महाराज की विनम्रता और कला के प्रति उसके दृष्टिकोण को प्रकट करता है कि वे स्वयं नृत्य के केवल एक माध्यम मानते थे और उस नाचने वाले के तात्पर्य नृत्य की कला से है, जिसके सर्वोच्च मानते थे। पंडित बिरजू महाराज का मानना था कि लोग उनकी कला से प्रेम करते हैं, न कि उनके व्यक्तिगत रूप से। यह दृष्टिकोण उनकी कला को प्रति गहन समर्पित और अहंकार मुक्त होने की भावना को दर्शाता है। यह मानते हैं कि कलाकार से बड़ी कला होती है। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छे से लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते। और जहाँ पर आपको डाउट बुझा रहा है, जिस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में विगज महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? सॉरी, विगज महाराज जिससे बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? गलत टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। उत्तर, बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा आलोचक मानते थे, यानी सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। आपको जज, जो आपको क्वेश्चन नंबर है, आपको जज के नाम से भी पूछेगा कि पंडित बिरजू महाराज जी जो थे अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपनी माँ को मानते थे कि वे अपने प्रदर्शन के बाद अपनी माँ से अपनी कमियों और अच्छाइयों के बारे में पूछते थे। और उनकी माँ बिरजू महाराज के प्रदर्शन की तुलना उनके पिताजी यानी उनके पंडित बिरजू महाराज जी के जो प्रथम गुरु थे उनसे करती थी और सुधार के लिए सुझाव देती थी। यह आलोचना यानी जज पंडित बिरजू महाराज के कौशल को निखारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती थी उनके लिए। और उनकी माँ ने ईमानदार प्रतिक्रिया उनके लिए अत्यंत मूल्यवान थी, क्योंकि इसीलिए पंडित बिरजू महाराज अपने जो सबसे बड़े जज हैं उनके अपने माता जी को मानती थी। क्योंकि माता जी जो थे वो अपने पिताजी के सिखाने के बाद घर में जो प्रैक्टिस होता था वो उन पर ध्यान देती थी और उनके कमियों को बताती थी कि यहाँ पर कोई कमी है। वो स्टेप को वहाँ से अपने जो कमी को सुधारने के काम करती थी, अपने काम करते थे। इसीलिए उनके सबसे बड़ा जज उनकी माता है। चलिए एक क्वेश्चन रह गया है, इसके बारे में अब आपको बताते हैं कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच पंडित बिरजू महाराज क्या फर्क को बताते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अगले जो स्लाइड है उस स्लाइड में जाकर के आपको यह इसके बारे में जो क्वेश्चन है इसको समझाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज अपने पुराने और आधुनिक नर्तकों के बीच कई अंतर देखते हैं। पुराने नर्तक का कला शौक के रूप में देखते थे और सीमित संसाधनों के बावजूद उत्साह से प्रदर्शित करते थे। और छोटी जगहों के बिना आधुनिक सुविधाओं में भी पंडित बिरजू महाराज पुराने और आधुनिक दर्शकों के बीच कई फर्क देखते थे। पुराने नृत्य कला और शौक के रूप में देखते थे और सीमित संसाधनों के बावजूद वह उत्साह और प्रदर्शन करते थे। वे छोटी जगह के बिना आधुनिक सुविधाओं को भी बेपरवाह होकर के अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। और इसके विपरीत आधुनिक नर्तक नृत्य की सुविधा को संपन्न करते हैं और लेकिन छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते हैं। पंडित बिरजू महाराज का मानना है कि आज का कलाकार मंच पर
तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हैं। आज के कलाकार जो है तकनीकी पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि पुराने कलाकार जो होते हैं वह प्रति समर्पण और जुनून से अधिक केंद्रित जो जुनून से अधिक केंद्रित हुआ करते थे। तो आज पुराने दर्शक थे वो किसी भी पहले पुराने जो जो नृतक थे वो अपने कला और कौशल को दिखाते थे, क्योंकि जो आज के जो जो नृतक होते हैं वो सबसे पहले बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आज का जो नृतक होते हैं वो अपने जो उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई है, जैसे कि फिर भी वो अपने छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन है वहाँ पर नहीं नाचना, जबकि पहले के नृतक थे कि किसी भी जगह हो जाए वहाँ पर अपनी कला को प्रदर्शित करते थे। इसीलिए पंडित बिरजू महाराज जी ने कहा है कि जो पुराने और आज के दर्शक में पुराने और आज के नृतक में काफी फर्क आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अब आपको इसके बारे में समझाते हैं। 500 रुपये दे करके डंडा बनाने का अर्थ क्या है? 500 रुपये देकर डंडा बनवाने का अर्थ है कि गुरु शिष्य की परंपरा का एक महत्वपूर्ण नीति को दर्शाता है। उसके पंडित बिरजू महाराज के पिताजी उनके प्रथम गुरु थे और आज भी थे, और प्रथम गुरु भी थे, मतलब पिताजी थे और प्रथम गुरु भी थे। और यह रीति निभाई कि डंडा बंधवाना शिष्य को गुरु द्वारा बंधवाना शिष्य को गुरु द्वारा स्वीकार करने का प्रतीक होता है। यह 500 रुपया गुरु दक्षिणा दे करके 500 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में दिए, और जो पंडित बिरजू महाराज ने अपने 2 प्रदर्शनों में कमाए थे। यह रीति शिष्य गुरु को संबंध की पवित्रता के शिष्य को समर्पण और गुरु को आशीर्वाद को दर्शाता है। यह घटना दिखाती है कि कला और शिष्य की परंपरा का संबंध पारिवारिक संबंधों से ऊपर होता है। यह गुरु शिष्य का बीच में संबंध होता है। तो आज का सेशन जो है वो जो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का नाम है R2H स्टडी। R2H स्टडी। तो आप लोग का जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। इस चैनल के प्रति आप लोग अच्छे से समर्पित हो जाइए और एग्जाम तक आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।